क्या बोलती पब्लिक। आप सुन रहे लव मी स्ट्रेंजर एपिसोड 11 चैप्टर 22 ऑन साइड्स ऑफ स्टोरी टेलर। अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड नॉवेल ख़त्म मतलब ये ऑडियो बुक जो है उसका लेंथ ख़त्म होते होते एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाए और लाइक छोड़ के जाए। वैसे तो मैंने बोला था कि पिछले वाले वो मैं वीडियो में 10 लाइक या 10 कमेंट आएगा तो मैं न्यू चैप्टर अपलोड करूँगा, लेकिन नहीं, वो कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल टास्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। अगले दिन रिवाना अपने माँ के साथ सिटी सेंटर मॉल गई, जहाँ माँ ने उसे मॉल के रिसेप्शन में पहनने के लिए एक बहुत महंगा लहंगा खरीदवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिराज के रिश्तेदार भी वहाँ आने वाले थे। मुखर्जी परिवार के उस रात डिनर के जाने के बाद रिवाना ने तय किया था कि वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। जब उससे किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो फिर बात आगे बढ़ाने का क्या फ़ायदा। अगर अभिराज की बात पर यकीन किया जा सकता था तो उसने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स के सामने इस शादी से मना कर देगा, और अगर वो मना नहीं करेगा तो रिवाना अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करेगी। आपने बाबा से डैनी के बारे में बात नहीं की? रिवाना ने जिलाटो के काउंटर पर आइसक्रीम लेते हुए अपनी माँ से पूछा। की थी। उसके माँ का चेहरा गंभीर हो गया था। तो क्या कहा उन्होंने? रिवाना को मालूम था कि जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद बांध रखी थी। ये नामुमकिन है। क्यों मम्मा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। ये सिर्फ इसलिए इतनी भी छोटी बात नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हमारे परिवार में कोई इस शादी के लिए राजी नहीं होगा। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी मेघना दी के साथ क्या हुआ? उसके पेरेंट्स अभी तक उस सदमे से निकल नहीं पाए हैं। तुम्हारी पीसी ने तो उन्हें शादी में बुलाया तक नहीं। मेघना की चर्चा होते ही रिवाना को आदिल और मेघना के बीच होने वाले झगड़े की याद आ गई। रिवाना ने खुद को तुरंत समझाया कि अगर डैनी और वो शादी कर लेते हैं तो उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं पड़ेगा। और फिर उसके भीतर के किसी असुरक्षित कोने से आवाज़ आई, तुमने एकांश के बारे में भी तो ऐसा ही सोचा था, याद है? मेरी सलाह है कि तुम डैनी को भूल जाओ, मिसेस बनर्जी ने अपने चेहरे पर लगी आइसक्रीम एक नैपकिन से पोंछते हुए कहा। एक बात बताओ मम्मा, अब जब बाबा और तुम्हारी शादी को 27 साल हो गए तो एक शादी में तुम्हें सबसे अहम चीज़ क्या लगती है? क्या प्यार नहीं होता? उसकी माँ कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहा, प्यार नहीं, समझौता। मैं कहूँगी समझौता। एक सफल शादी समझौते पर निर्भर होता है। रिवाना ने उन्हें ऐसे देखा जैसे उन्हें यकीन न आया हो। अगर ये प्यार ही था तो तुम्हारे बाबा मेरे काम करने के फैसले का सम्मान करते, लेकिन मैंने अपने ख्वाहिशें ख़त्म कर दी, नहीं तो उनके साथ जीना और तुम्हें बड़ा करना मुश्किल हो जाता। और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि उन्होंने भी मेरी कोई बात के साथ समझौता किया होगा। मैं नहीं मानती मम्मा, अगर तुमने एक अजनबी से शादी की होती तो तुम प्यार नहीं कर पाती। मैं डैनी से प्यार करती हूँ क्योंकि मैं उससे कुछ महीनों से जानती हूँ, और शादी से पहले तक उसे तो और बेहतर जान जाऊँगी। तुम एकांश को भी जानती थी, क्या उसे अच्छी तरह जान पाई कभी? मिनी, तुम्हें ये समझना होगा कि हम किसी भी इंसान को एक पहलू को देख पाते हैं, हम कभी ये नहीं जान पाते कि वो क्या बन सकता है। उसकी जिस बात से तुम्हें प्यार है वो बाद में बदल भी सकती है। इवाना जानती थी कि फ़िलहाल उसके मामा बाबा को समझाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। ये पीढ़ी ही जुदा थी, वो एक दूसरी दुनिया में बड़े हुए थे, और इसलिए ज़िंदगी को लेकर उनका नज़रिया बिल्कुल अलग थी। इससे अच्छा कि वो चुपचाप रिसेप्शन के बाद मुंबई लौट जाती। उनकी नज़र एक दूर हो रहेगी दीवाना तो शायद चीज़ें बेहतर होगी। अगली शाम को पूरा बनर्जी परिवार मॉ के रिसेप्शन के लिए पहुंचा। उसके पेरेंट्स ने जिस तरह विराज के पूरे परिवार को उसका परिचय कराया, उससे रिवाना पूरी शाम असहज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि एक जोड़ी आंखें हमेशा उसका पीछा कर रही है और उससे हर कदम पर नाप तौल रही है। तुम अपने पेरेंट्स को बताया कि तुम शादी नहीं करना चाहते? रिवाना ने विराज को फुचका स्टॉल के पास आके अकेले में पूछा। नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया।
उसने कहा। पता है, रिवाना अपनी बात कर रही थी कि अभिराज ने उसे बीच में रोक दिया। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ रिवाना, और मैं अपने पेरेंट्स को झूठ नहीं बोल पाऊँगा, अभिराज ने एक सांस में कहा। तुम ऐसी लड़की से प्यार करना चाहते हो जो किसी और लड़के से प्यार करती है। मुझे एक मौका दो, उसने फ़क्र से कहा। तुम्हें क्यों एक मौका दूँ? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए। तुम मुझे प्यार करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली शाम को और उससे पहले वाली शाम हमने थोड़ी देर बात कर ली। मुझे तो लगा था तुम समझदार हो। अभिराज खामोश रहा। तुम्हें अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो समझ में आएगा मैं करूँगी। रिवाना अपना फुचका खा चुकी थी। वो सीधे अपने माँ के पास गई और कहा कि उसे सर दर्द हो रहा है, वो घर जाकर आराम करना चाहती है। उसने अपने बाबा से उनकी गाड़ी की चाबी ली और उसने कैब लेकर आ जाने को कहा और गाड़ी चलाकर घर लौट गई। घर पहुंचते ही सबसे पहले अगली सुबह की फ़्लाइट की टिकट बुक किया। उस रात जब पेरेंट्स घर देर से लौटने वाले थे तो उसने बताया कि उसके टीम लीडर ने फ़ोन किया था और उसके ऑफिस अगले ही दिन आने को कहा है क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ सबकी मीटिंग है। उसके पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि उनकी बेटी उनसे नाराज़ है, लेकिन उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। रिवाना भी ये मसला फिर से नहीं उठाना चाहती थी। वो एक ही बात बार बार समझा कर थक चुकी थी। वो डैनी से प्यार करती थी। उसके पेरेंट्स को ये समझना ही पड़ता, वो उन्हें कोई और विकल्प दे ही नहीं रही थी। वो पूरी तरह राजी होती या नहीं ये उनकी मर्जी थी। अगले दिन वो एयरपोर्ट से सीधा डैनी के घर पहुंची। जब डैनी ने उसे फ़ोन किया तो उसने झूठ कहा कि वो अभी भी कोलकाता में है। वो उसे सेक्सी सा एक सरप्राइज़ देना चाहती थी। डैनी शाम को अपने फ्लैट लौटने वाला था। रिवाना ने उसका फ्लैट साफ़ किया, उसके लिए खाना बनाया और फिर उसके लिए इंतज़ार करती रही। जब रिवाना डैनी का इंतज़ार कर रही थी तभी बिजली चली गई। वो डैनी को फ़ोन करने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी। रिवाना को लगा डैनी आ गया, इसलिए वो अंधेरे में ही डगमगाते हुए ड्राइंग रूम तक आ गई। उसने अपनी सांस रोककर वो डैनी को उस तक आने का इंतज़ार कर रही थी कि किसी ने उसकी आंखों पर रिबन डाल दिया। उसकी आंखें बंद कर दी। रिवाना को डैनी के डिओड्रेंट की खुशबू आ रही थी, इसलिए पहले ही रिवाना कुछ कह पाती उसके हाथ भी बांध दिए गए थे। चैप्टर 23। डैनी 1 घंटे तक रिवाना को फ़ोन करता रहा, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने उनके अपार्टमेंट पर पहुंचकर देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। तब उसे थोड़ी तसल्ली मिली कि अब उसने अपने फ्लैट को खोल कर देखा तो रिवाना ड्राइंग रूम में गद्दे पर सोई हुई थी और उसकी आंखों पर पट्टी थी। हालांकि उसे देखकर लग रहा था कि वह आराम से सो रही है, लेकिन डैनी इसलिए परेशान था क्योंकि इतनी बार रिवाना फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाई थी। डैनी ने रिवाना की आंखों से पट्टी हटाई, उसे हिलाया, उसकी आंखों पर पानी के छींटे मारे, जिसके बाद रिवाना के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। रिवाना ने आंखें खोलकर ऐसे देखा जैसे उसे पहचानती भी ना हो। 2-4 लम्हों के बाद रिवाना ने डैनी को ज़ोर से गले लगा लिया। क्या हुआ? अब ये मत बोलना कि तुम सो गई थी। डैनी ने उसे अपने बाहों में लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। मुझे नहीं मालूम, रिवाना ने कहा। उसका ये मतलब था कि उसे नहीं मालूम कि उसे किसी ने कैसे बांधा और उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले आखिर हुआ क्या था। रिवाना ने जल्दी से अपने कपड़े देखे। वो ये कपड़े नहीं थे जो उसने पहन रखे थे, किसी ने उसके कपड़े भी बदल दिए थे। फिलहाल उसने काला पजामा और सफ़ेद रंग का एक टैंक टॉप पहन रखा था। तो फिर उसके दूसरे कपड़े? रिवाना को अच्छी तरह याद है कि किसी ने उसे बांधकर उसके कपड़े कैंची से काटे थे। क्या हुआ उसके साथ? कुछ और भी हुआ था क्या? मतलब नहीं मालूम। यहाँ क्या हुआ था? तुम्हारे आंखों पर पट्टी क्यों है और तुम ऐसे क्यों सो रही थी? डैनी ने उसके कंधों को जोर से थामते हुए पूछा। मुझ पर किसी ने हमला किया था, उसने अपने पट्टी को पकड़ते हुए कह तो दिया, लेकिन फिर सोचती रही कि डैनी को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। लंबी गहरी सांस लो और आराम से मुझे बताओ क्या हुआ था। मुझे थोड़ा सा पानी दो प्लीज़। डैनी ने उसे थोड़ा और छोड़ा और किचन की ओर भागा। क्या उसे अजनबी के बारे में बताना चाहिए? क्या ये बताना चाहिए कि घंटे पहले जब यहाँ बिजली गई थी तो क्या हुआ था?
जो तुम्हारा भला चाहता है वो कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसा करेगा क्या? रिवाना बहुत परेशान थी। ये लो, डैनी ने पानी का एक गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। उसने एक बार पूरा पानी पी लिया और फिर कहा, यहाँ बिजली चली गई थी। मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो मैं इस कमरे में आ गई। किसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझ पर हमला किया। डैनी ने इधर उधर घूम कर देखा, लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। कोई तुम पर हमला करता तो कोई चीज़ तो इधर उधर होती, बल्कि तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ। तुम देखो, तुम ठीक हो। रिवाना ने धीरे से सिर हिलाया। वो अभी भी डैनी को नहीं बताना चाहती थी कि वाकई में क्या हुआ। दोनों चुपचाप खाना खाए, साथ में सो गए। हालांकि डैनी को सुबह नित्या से मिलने जाना था, लेकिन रिवाना ने उसे तब तक नहीं निकलने दिया जब तक वो खुद ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो गई। रिवाना ने अजनबी को उस घटना के बारे में मैसेज किया होता, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि डैनी और रिवाना पूरी रात नहीं सो पाए थे। एक बार फिर ऑफिस में पहुंचकर उसने अपने फ़ोन का इनबॉक्स खोला ही ताकि एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया। आपका पार्सल है, उसने कहा, और रिवाना के टेबल पे एक ब्राउन पेपर में एक बंद बॉक्स रख दिया। उसने रिवाना को एक कागज़ का टुकड़ा भी दिया जिस पर रिवाना का नाम लिखा था। गार्ड चला गया। उसने डेस्क पर अपना फ़ोन रखा, हाथ में लिफाफा लिया। उसने बॉक्स को टटोल कर समझने की कोशिश की कि भीतर क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उस पर सिवाय उसके नाम के कुछ और नहीं लिखा था। रिवाना ने पार्सल खोला। आई एम सॉरी, पेपर नोट लिखा था। उस बॉक्स में हल्के बैंगनी रंग की लेस की नाइटी थी। रिवाना ने चेहरा बनाया। क्या ये अजनबी ने भेजा था? पहली बार अजनबी ने एक तोहफा भेजा था। उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि अजनबी ने उसके मनपसंद रंग के कैसे मालूम है। रिवाना ने नाइटी अलग रख ली और फ़ोन उठाकर अजनबी को मैसेज किया। तुमने कल ये सब रात में क्यों किया? क्या तुम सिर्फ यही चाहते थे, मुझे बांध कर मेरे साथ ज़बरदस्ती सोना? अजनबी का जवाब लंच के दौरान आया। मैंने कहा था तुमसे कि तुम कोलकाता से लौटो फिर हम मिलेंगे। वैसे मैं तुम्हारे साथ सोया नहीं था। तो फिर तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी? मुझे बांधा क्यों? मुझे नंगा क्यों किया? मेरी मेकअप क्यों उतारा? मुझे देखना था कि तुम बिना किसी मास्क के कैसे लगती हो। मास्क? ये क्या कह रहे हो? तुमने आखिरी बार गलती कब की थी मीनी? एक भयानक गलती। भयानक गलती। मैंने इसका जवाब दे दिया था। एक आंख से बड़ी गलती थी। थोड़ा और सोचो और ईमानदारी से जवाब दो। मैं ईमानदारी से ही जवाब दे रही हूँ। कई बार हम सच को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलते, लेकिन बल्कि अपने नंगेपन को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं समझी नहीं। बेहतर होगा कि तुम समझ जाओ, वरना तुम्हें समझाना पड़ेगा। ये मुझे अचानक धमकी क्यों दे रहा है? रिवाना ने सोचा। वो मुझसे चाहता क्या है? बार बार वो मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है जबकि मैं ईमानदारी से जवाब दे चुकी हूँ। रिवाना ने वापस कोई जवाब नहीं भेजा। ना ही देर शाम तक उसके पास कोई जवाब आया। जब अपने घर के सामने शाम को दूध खरीद रही थी तो उसके पास एक मैसेज आया। उम्मीद है तुम्हें ड्रेस पसंद आई। वो मेरा फेवरेट रंग है, रिवाना ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि जब तुम उस ड्रेस को पहनोगी तो मेरी फेवरेट बन जाओगी। रिवाना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यह अजनबी जानता था कि किसी लड़की से बेरहमी से पेश आने के बाद उसकी तारीफ़ कैसे करनी होती है और उसे खुश कैसे करना है, या वो उसके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा था। रिवाना ने सीता को रात में वो ड्रेस दिखाई। अरे वाह, तो अजनबी आखिरकार तुम पर प्यार बरसाने ही लगा। मुझे नहीं मालूम, रिवाना ने कहा। उसने सोचा कि सीता को अजनबी की धमकी के बारे में बता दे। क्या अजनबी को सिजोफ्रेनिया जैसी कोई बीमारी है? अगर वो तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या करोगी? किसे चुनोगी, डैनी या अजनबी को? कम ऑन, मैं डैनी को प्यार करती हूँ। सीता ने उसे गहरी नज़र से देखा। तुम जैसी लड़कियों को यही तो दिक्कत है, तुम लोग एंजॉय करना ही नहीं चाहते। तुमने क्या चुना होता? मैंने, सीता ने गर्व से कहा, मैं तो अजनबी को ही डेट कर रही होती। और डैनी, देखो बुरा मत मानना, डैनी शादी टाइप की चीज़ नहीं है अभी। रिवाना जानती थी कि सीता ईमानदारी से ये बात कह रही है। डैनी अभी भी एक स्ट्रगल कर रहा एक्टर और मॉडल था, लेकिन वो डैनी को प्यार करते हुए भी अजीब अजनबी से डेट कर सकती थी। फिर अचानक उसने दिमाग में एक ख्याल आया। वो ये बात सोच भी क्यों रही है जबकि वो जानती है कि अजनबी कभी भी वो काम नहीं करता।
उसकी रिवाना उससे उम्मीद करती थी। चैप्टर 24। रिवाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद पर ज़्यादा फ़ख्र करे या उन सारे के सारे बच्चों पर जिन्होंने बिना टेक्स्ट बुक देखे टेस्ट भी दे दिया और पास भी हो गए। उनमें से कुछ ने तो अगले अंग्रेजी के कुछ सरल शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना भी सीख लिया था। उसने बच्चों के पेपर की तस्वीरें खींची और डैनी को भेज दी। उनमें से कुछ तस्वीरें उसने अपने फेसबुक स्टेटस अपडेट के साथ भी डाली। असली खुशी तब मिलती है जब आपको छात्र 100 में से 100 नंबर लेके आता है। मॉडल के इन्फिनिटी मॉल के मलाड के इन्फिनिटी मॉल के KFC में उसने बच्चों के लिए एक शानदार डिनर का आयोजन किया। जब वो एक बच्चे का मुंह नैपकिन से पूछ रही थी तो उसने पूछा, ताई हमारा अगला टेस्ट कब होगा? सब जोर से हंस पड़े। रिवाना जानती थी कि एक डिनर के सबके लिए क्या मतलब है। एक डिनर के लिए उसने 1150 रुपये का बिल भरा था। अब से पहले तो ऐसे इतने पैसे वो एक ड्रेस खरीदने में उड़ा दिया करती थी। ये सोचकर उसका मन थोड़ा भारी हो गया। उसने बच्चे को मुस्कुरा कर देखा और कहा, बहुत जल्दी। अच्छा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ सब यहीं रहेंगे, ठीक है? रिवाना ने कहा और वॉशरूम चली गई। जब वो लौटी तो देखा उसने सारे बच्चे एक टेबल के चारों ओर खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा डब्बा रखा था जिसमें डायमंड के 2 कान के बूंदे चमक रहे थे। रिवाना हैरान रह गई। किसने रखा इसको यहाँ? उसने हीरे के बूंदों को घूरते हुए बच्चे को देखकर पूछा। बच्चों ने एक औरत की ओर इशारा किया। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो एक क्लीनिंग स्टाफ है। रिवाना ने बॉक्स उठाया और दौड़ती हुई इस महिला के पास गई। आपने इसे उस टेबल पर रखा? रिवाना ने स्टड बॉक्स को हाथ में लेते हुए पूछा। औरत ने सिर हिलाया। ये किसने दिया आपको? रिवाना ने पूछा। सफाई करने वाली महिला ने 1 मिनट के लिए चारों ओर देखा और फिर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से डोसा खरीद रहे सज्जन की ओर इशारा किया। रिवाना उसके पास पहुंची। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने उस महिला को ये बॉक्स दिया? उस अधेड़ पुरुष के रिवाना की ओर गुस्से से देखा और फिर सिर हिलाया। आपको क्या? क्यों दिया ये उसको? मुझे किसी ने ये डब्बा आगे बढ़ाने को कहा था, मैंने कर दिया। किसने दिया था आपको ये डब्बा? उस आदमी ने एक टीनेजर की ओर इशारा किया जो उस लड़की के साथ फूड कोर्ट में आइसक्रीम खा रहा था। रिवाना दौड़कर उस लड़की के पास गई और उससे भी यही सवाल पूछा। लड़के ने किसी औरत की ओर इशारा किया जो एक बच्चे के साथ बैठी हुई थी। रिवाना दौड़कर उस औरत के पास पहुंची, उससे भी यही सवाल पूछा। उस औरत ने कहा कि एक बुढ़ी औरत ने उसे यह डब्बा देने को कहा था, लेकिन अब वो औरत कहाँ है? नहीं थी। सारे बच्चे भी वहीं आकर खड़े हो गए। क्या हुआ ताई? उनमें से एक ने कहा। रिवाना ने कहा, कुछ नहीं। वो समझ गई कि इस तरह वो अजनबी को कहीं भी नहीं ढूंढ पाएगी। उसने बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल उस तक पहुंचने के लिए किया था और उनमें से कुछ लोग तो अब फूड कोर्ट से जा भी चुके थे। जब उसकी सांस सामान्य हुई तो उसने हीरे के बूंदों की ओर देखा। वो बहुत खूबसूरत थी वो बूंदें। यानी सीधा सही कह रही थी। अजनबी का मन अब उसके लिए पिघलने लगा था। ये क्या है तयाई? ग्रुप के एक बच्चे ने उड़न खटोले की ओर इशारा करते हुए। तुम लोग उस पर चढ़ना चाहोगे? रिवाना ने प्यार से पूछा। सारे बच्चे ने हाँ में सिर हिलाया। रिवाना ने बच्चों को उड़न खटोले पर चढ़ने के लिए टिकट खरीदी। उन्होंने उड़न खटोले पर चढ़ाया और गेट के पास खड़ी हो गई और उनकी और हाथ हिलाने लगी और उनके वीडियो रिकॉर्ड बनाने लगी। बीच में उसके पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उम्मीद है तुम्हें बूंदे पसंद आई। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? मेरी बात का सीधा जवाब दो। एक लड़का एक लड़की के लिए कान की बूंदें कब खरीदता है? तुम्हें मालूम है ना मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ। उसने वापस मैसेज किया। इससे तो तुम्हारी ख्वाहिश और बढ़ जाती है। रिवाना ने मैसेज पढ़कर मुस्कुरा उठी। ये पढ़कर उसे अपने बारे में थोड़ी देर के लिए ज़रूर अच्छा लगा। ऐसा नहीं था कि वो अजनबी के साथ सिर्फ ज़बरदस्ती करना चाहती थी। ये बात अब वो समझ गई थी, वरना उस रात को उससे बांधने के बाद, बदन से सारे कपड़े उतारने के बाद इस तरह छोड़ नहीं दिया होता। क्या इसका मतलब है कि वो उसे लेकर सीरियस हो रहा है? क्या इसलिए उसने पहले भी उसकी मदद करने की कोशिश की ताकि उसके मन में अपने लिए भावनात्मक लगाव बढ़ा सके? क्या उसे अपने प्यार में बांधने पर के लिए उसने ये सारी योजना की थी? रिवाना ख्यालों में तब खलल पड़ी जब उड़न खटोले पर बैठे बच्चे अचानक उल्टे होने पर चिल्ला पड़े।
रिवाना ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती एक मुस्कान लाने की कोशिश की और तय किया कि उसे साफ साफ बता देगी कि उसका डैनी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। वो मैसेज टाइप ही कर रही थी कि एक और मैसेज आया, डैनी को भूल जाओ। रिवाना के उस मैसेज का लहजा पसंद नहीं आया। उसने उस वक्त जवाब नहीं दिया और बच्चों की उनकी बस्ती में छोड़ने के बाद वापस घर आई। घर लौटने पर उसने वो मैसेज सीता को दिखाया और फिर खामोश हो गई। रिवाना उसे ज़बरदस्ती बिल्डिंग की छत पर लेकर आई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अजनबी उनकी बातें सुन ले। बाहर बहुत गर्मी थी और सीता को बार बार अपने चेहरे पर पसीना पोंछना पड़ रहा था। रिवाना ने अपने पसीने को पोंछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम कुछ कहोगे या नहीं? रिवाना बेसब्र हो रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा, सीता ने आखिरकार कहा। क्या बंद करना होगा? मैंने तो कुछ शुरू ही नहीं किया, रिवाना ने बहस की। तुमने उस अजनबी की बात का जवाब ही क्यों दिया? मुझे लगा कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसने नुकसान पहुंचाया भी नहीं बल्कि मदद की है। तुम जानती हो ना कि उसने मुझे ऐसी खूबसूरत चीज़ें करवाई जो मैं खुद कभी नहीं करती, और ये बात नहीं भूल सकती मैं, रिवाना ने कहा। इस बात का कोई शक नहीं है, बल्कि पहली बार जब वो मुंबई आई थी तब से लेकर उसमें बहुत फ़र्क आया है, और इसकी वजह वो अजनबी ही था। सीता जानती थी कि रिवाना कुछ बच्चे को हर शनिवार पढ़ाने जाती है। रिवाना ने उसे रत्ना के बारे में बताया और ये भरोसा दिलाया कि अजनबी अच्छा इंसान है। अगर तुम अब उसके मैसेज का जवाब नहीं दे तो क्या हो सकता है? क्या वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है? सीता ने पूछा। रिवाना ने प्रतीक वाली क्लिप के बारे में सोचा और वो क्लिप रिवाना को दिखा दिया। सीता ने जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया। वो क्लिप, मान लो उसने ये क्लिप डिलीट नहीं की तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम इसमें नंगी नहीं हो। अगर ये क्लिप बाहर आती है तो तुम कह सकती हो कि प्रतीक तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वैसे प्रतीक है कहाँ आजकल? उसने कुछ महीने पहले ही कंपनी छोड़ दी। तो तब तो और भी अच्छा है, सीता ने फिर से अपना पसीना पोंछा और कहा। भगवान के लिए क्या ये बातचीत अपने एयर कंडीशन रूम में कर सकते हैं? आशा भी नहीं है वहाँ। रिवाना ने अपना थूक निकला। अजनबी हमारी बात सुन सकता है। सीता एक पल के लिए खामोश रही, शायद ये समझने में कोशिश में कि रिवाना आखिर कह क्या रही है, और फिर वो छत से दौड़ते हुए नीचे चली गई। रिवाना भी सीता के पीछे भागी। सीता ने पूरे फ्लैट में माइक ढूंढने की कोशिश की। रिवाना मैन दरवाज़ा बंद करके अपने रूममेट को पागलों की तरह पूरे अपार्टमेंट में उथल पुथल मचाते हुए देखी। सीता ठीक वही कर रही थी जो रिवाना ने तब किया होता जब उसे पहली बार मालूम चलता कि अजनबी उनकी आवाज़ सुन सकता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 20 मिनट की मेहनत के बाद भी सीता को कुछ नहीं मिला जिस पर थोड़ा भी शक किया जाए। क्या वो तुम्हें सुन सकता है? सीता ने हैरान होकर पूछा। रिवाना ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। सीता ने तुरंत अपनी गलत समझ में आ गया। उसने अपने फ़ोन पर टाइप किया। कैसे? रिवाना उसके कान में फुसफुसाई। पता नहीं। सीता वापस फुसफुसाई। ये बंदा तो खतरनाक है। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दोनों लड़कियों ने एक एक दूसरे को घबरा कर देखा। सीता तुरंत अपने कमरे में चली गई। पेपर स्प्रे की एक बोतल साथ ले ली। दरवाज़ा खोला। उसने खुद को हमले के लिए तैयार रखा था, रिवाना ने कहा। रिवाना दरवाजे के पास गई और उसे हल्का सा खोल कर देखा बाहर कौन है। सीता ने पेपर स्प्रे और ज़ोर से पकड़ ली। जब दरवाज़ा पूरा खोला दोनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। दरवाजे पर आशा थी। दरवाज़ा बंद करो, सीता ने कहा। रिवाना ने वही किया। आशा ने दोनों को अजीब नज़र से देखा। हमारे फ्लैट की कोई जासूसी कर रहा है, सीता ने धीरे से कहा। तुम्हें कैसे पता? आशा ने दोनों को एक से देखा कि उसे कुछ समझ नहीं आया हो। हमें मालूम है, सीता ने कहा। तुम लोगों ने ठीक से देखा है? हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, रिवाना ने कहा। आशा और उसके बीच में पिछले 10 महीने से इतनी बातचीत हुई थी। तुमने कहाँ देखा? आशा ने फुसफुसा कर पूछा। सीधा रिवाना की और कुछ सोचते हुए देखा और मैं बाथरूम टॉयलेट ढूंढी और वार्डरोब के पीछे नहीं देखा। वहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले और तेल चट्टे हैं। आशा ने पहले टॉयलेट में देखा, फिर बाथरूम में, फिर उसे एक स्टूल खींचा और बाथरूम के ऊपर बनी छत्ती में झाँक कर देखा। वहाँ धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। एक टॉर्च दो मुझे, उसने कहा। रिवाना ने अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट जला दी और आशा के हाथ में थमा दिया। आशा ने छत्ती पर देखा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिस पर शक किया जाए। वो उतर कर किचन में आ गई। वहाँ ही नतीजा, वह वार्डरोब के पीछे
की जगह बची हुई थी। उसकी मदद से उसने शीशम से भरी भरकम वार्डरोब हटाया। वहाँ पर फर्श पर एक धूल, एक परत, और साफ पता चल रहा कि वार्डरोब को यहाँ बहुत दिनों से हटाया नहीं गया। आशा ने पीछे की ओर झाँका। वहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले नजर आए। आशा ने इसी तक से कपड़ा मांगा, वहाँ की सफाई की जा सके। आशा ने मकड़ी के जाले हटाए। वहाँ एक तिलचट्टा दिखाई दिया। उसके पीछे कुछ और तिलचट्टे पड़े हुए थे। ध्यान से, सीता ने कहा। आशा ने तिलचट्टों को डराकर भगाने की कोशिश की, लेकिन एक भी तिलचट्टा वहाँ से हिले नहीं, बल्कि सारे के सारे मड़े पड़े हुए थे। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने अपने हाथ बढ़ाया और एक तिलचट्टे को पकड़ लिया। उसके बाद कोई हरकत नहीं हुई। अगले ही पल आशा ने तिलचट्टे को बाहर कट कर बाहर निकाला। इशिता और रिवाना चीख पड़ी। क्या कर रही हो? हाथ में तिलचट्टे लटकाए आशा ने देखकर इशिता से। आशा ने वो तिलचट्टा दोनों लड़कियों की ओर फेंका। दोनों रूम से चीखते हुए भागने लगे। अगले ही पल दोनों रुके। देखा कि आशा ने अपने पैरों के पास बहुत सारे तिलचट्टे निकाल रखे हैं। आशा ने एक को पैर से कुचल दिया। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा। आशा एक एक करके पैरों से तिलचट्टे को मसलती रही। सारे के सारे तिलचट्टे प्लास्टिक के बने हुए थे। उनके पेट में एक माइक छुपा हुआ था। और एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म होता है। सॉरी 11। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार लाइक कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।